हेलो स्टूडेंट्स, अध्याय 4 की ये हमारी चौथी क्लास है और आज का पहला प्रश्न देखिए। ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ से क्या आशा है, या फिर ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध से क्या आशा है। तो ओमीय परिपथ ऐसे परिपथ होते हैं जिनमें ओम का नियम लागू होता है, और अनोमीय उसका उल्टा होगा। ऐसे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। तो देखिए पहली वाली परिभाषा ओमीय परिपथ की, ऐसे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू होता है ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओमीय परिपथों के प्रतिरोध को ही ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। इसके उदाहरण क्या होंगे? ओम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है? केवल धातु चालकों के लिए। अगर अधातु है और अर्धचालक है तो ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ओम के नियम ओमीय परिपथ में हम केवल धातुओं को लिख सकते हैं। तो क्या क्या होगा हमारा? चांदी हो सकती है ओमीय परिपथ, सोना हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है आदि। किसी भी धातु को आप लिख सकते हो। तो ओम का नियम धातु चालकों के लिए सत्य है। तो पहली डेफिनेशन हो गई हमारी ओमीय परिपथ, यानी जिनमें ओम का नियम लागू होता है। अब है हमारी दूसरी हेडिंग अनोमीय परिपथ। अनोमीय परिपथ में आपको लिखना है, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ऐसे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। ऐसे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। और फिर यही सेम लिख देना है, अनोमीय परिपथों के प्रतिरोध को ही अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। पिछली परिभाषा सेम लिखना है, बस केवल नहीं लगा देना है और ओमीय की जगह पर अनोमीय लिख देना है। तो इसके उदाहरण क्या होंगे हमारे? इसमें अधातुएं आ जाएंगी हमारी, अधातुएं, अर्धचालक आ जाएंगे, अर्धचालक। अर्धचालक में यानी क्या क्या होता है हमारा? अर्धचालक होता है हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, सिलिकॉन। जर्मेनियम भी आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? अनोमीय परिपथ। इसमें हमारा संधि ट्रांजिस्टर भी आ जाएगा, ट्रांजिस्टर लिख सकते हैं हम, ट्रांजिस्टर आ जाएगा। और डायोड आ जाएंगे, डायोड। डायोड क्या होते हैं हम 19वें अध्याय में देखेंगे, ठीक है, आदि। तो समझ में आ गया प्रश्न? ऐसे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू होता है ओमीय परिपथ कहलाते हैं, और ऐसे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है अनोमीय परिपथ कहलाते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए और फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए। प्रश्न क्रमांक 12, अतिचालकता किसे कहते हैं? इसकी खोज किसने की थी? इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो अतिचालकता क्या होती है? हमने देखा था प्रतिरोध की परिभाषा में कि यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत को भेजें, अगर हमने यहाँ से 100 एम्पियर की धारा भेजी है तो यहाँ पर 99 एम्पियर की धारा पहुँचती है, यानी 1 एम्पियर की धारा हमारी नष्ट हो जाती है। इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी जो हमारी धारा जो नष्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। लेकिन यदि ऐसा आविष्कार हो जाए कि यहाँ से यहाँ तक ऐसा तार बन जाए कि वो बिल्कुल भी धारा ना खाए, तो ऐसी स्थिति को ही हम कहेंगे अतिचालकता। यानी प्रतिरोध का मान अगर शून्य हो जाए, अगर कोई चालक तार बिल्कुल भी धारा को ना खाए, वहाँ पर धारा की बिल्कुल भी हानि ना हो रही हो, तो ऐसी स्थिति को हम अतिचालकता कहते हैं। देखिए बड़े ध्यान से, प्रतिरोध रहित चालकता को अतिचालकता कहते हैं, यानी जिसमें प्रतिरोध हो ही नहीं, प्रतिरोध रहित चालकता को अतिचालकता या सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध शून्य होता है, अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध शून्य होता है एवं चालकता अनंत होती है, और इसकी चालकता अनंत होती है। अतिचालकता की खोज नीदरलैंड के वैज्ञानिक कैमरलिंग ओन्स ने सन 1911 में की थी। किसने की थी? कैमरलिंग ओन्स ने सन 1911 में की थी। अगर ऐसी खोज हो गई, अभी तो इस अतिचालकता की खोज हुई नहीं है, अतिचालकता के बारे में वैज्ञानिकों को अभी बहुत ज़्यादा ज्ञात नहीं है, केवल उन्होंने इसकी डेफिनेशन ही निकाल पाई है। जब इसका आविष्कार हो जाएगा तो बहुत अधिक सीमाएं, बहुत अधिक आविष्कार होंगे, नए नए आविष्कार होंगे, तो उन्हीं के हमें अनुप्रयोग लिखना है। अतिचालकता के अनुप्रयोग क्या है? तो पहला अनुप्रयोग है, इसकी सहायता से सुपर कंप्यूटर बनाए जा सकते हैं। सुपर कंप्यूटर यानी जिस कंप्यूटर से हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर अभी नहीं बना है लेकिन भविष्य में बन सकता है, जिससे हम शायद फ्यूचर को भी देख सकें, क्रिस 3 जैसी स्टोरी। सेकंड पॉइंट है,
इसकी सहायता से अत्यंत प्रबल चुंबक बनाए जा सकते हैं, यानी बहुत ही शक्तिशाली चुंबक बनाए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसकी सहायता से विद्युत की बचत की जा सकती है, यानी हम यहाँ से यहाँ तक बिजली ले जाएंगे तो बिल्कुल भी धारा हमारी रास्ते में नष्ट नहीं होगी। तो क्या है तीसरा पॉइंट, इसकी सहायता से विद्युत की बचत की जा सकती है। चौथा पॉइंट है, इसकी सहायता से ऐसे ऐसे उपकरणों का आविष्कार किया जा सकता है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी, यानी इसकी सहायता से हम ऐसे ऐसे उपकरणों का आविष्कार कर सकते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, तो फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 है, ताप प्रतिरोधक किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी, इसके अनुप्रयोग लिखिए। ताप प्रतिरोधक, यानी हमने एक प्रश्न देखा था कि यदि ताप को बढ़ा दिया जाए, यदि ताप को बढ़ा दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, यानी ताप के समानुपाती होता है प्रतिरोध। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है, यहाँ क्या है, अर्धचालकों से मिलकर बने ऐसे पदार्थ, अर्धचालकों से मिलकर बने ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से घटता है। अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध तेजी से घटता है, ताप प्रतिरोधक या थर्मिस्टर कहलाते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध तेजी से घटेगा। अगर ऐसी स्थिति आपको मिलती है तो आपको उसका आंसर देना है ताप प्रतिरोधक या फिर थर्मिस्टर, हम इसका इंग्लिश नाम है। इसके आविष्कारक का नाम क्या है, सैमुअल रूबेन, इसके आविष्कारक हैं सैमुअल रूबेन। इसके अनुप्रयोग देखिए, इनका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर में किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर यानी वोल्टेज को नियंत्रित करने में, रेगुलेटर यानी जिससे हम नियंत्रित कर सकें, तो इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर में किया जाता है। इसका उपयोग टीवी अभिग्राही में किया जाता है। अभिग्राही सब समझते हो, जहाँ से टीवी सिग्नल को कैच किया जाता है, यानी जैसे कि हमारी डिश टीवी वगैरह लगी होती छत पर, तो इनका उपयोग टीवी अभिग्राही में किया जाता है। अंतिम बिंदु है, इनकी सहायता से ताप में होने वाले अल्प परिवर्तन को भी ज्ञात किया जा सकता है, यानी अगर ताप में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो रहा है तो ताप प्रतिरोधक की सहायता से हम उस परिवर्तन को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।